देखिए, भारत को भी ना अपनी पॉलिसी पर अब पैरेलली यहां पर एक विचार देने की आवश्यकता होगी। जिस तरह भारत ने चाइना को पड़ोस में पा करके यह पा लिया है कि 1990 तक जो भारत और चीन लगभग एक जैसे चल रहे थे, आज चीन भारत से कई गुना बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। उसके पीछे उसने अपने जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, जो अपने निवासी हैं, देशवासी हैं, उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दे दे करके स्किल डेवलपमेंट सिखाया। और स्किल डेवलपमेंट की वजह से आज दुनिया भर की बड़ी सारी कंपनी स्किल्ड लेबर के लिए अमेरिका से निकलकर चाइना पहुंचती हैं। चाइना ने जो काम किया वो भारतवासी इन दिनों मेक इन इंडिया के तहत कर रहे हैं। यही कारण है कि आईफोन का बड़ा सारा प्रोडक्शन लाइन इंडिया में सेटल हो चुका है। फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं और बड़ी मात्रा में आईफोन बनकर इंडिया से बाहर जा रहे हैं। हमें भी आने वाले समय में चाइना की तरह ही अपने लोगों की स्किलिंग पर फोकस करना होगा और अपने आप को यह मजबूती देनी होगी कि चाहे हम फिलहाल के लिए नुकसान कर जाएं, लेकिन अपने स्टैंड पर क्लियर रहेंगे। अगर भारत पहले ही यह सिद्ध कर जाता, ट्रंप को इस तरह के दिन दिखाने नहीं पड़ते भारत को। इंडिया एक समय माहौल बन रहा था डी डॉलराइजेशन का, उस समय अगर थोड़ा सा अडिग रह जाता तो भारत समेत जो दुनिया के 5 बड़े देश हैं, जो ब्रिक्स नेशन है, वो ट्रंप को उसी समय धता बता दिए होते। लेकिन फिर भी इस व्यक्ति को अब हमें अलग तरह से जवाब देना होगा। मतलब जितना हो सके मीम मटेरियल में इसका उपयोग किया जाए, इसकी इज्जत को थोड़ा सा डाइल्यूट किया जाए। और वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे जो इस समय ऑडियंस मुझे सुनती है, मेरा जो परिवार मेरे साथ देर रात इस चर्चा में आता है, वो इस बात से सहमत होगा। ये व्यक्ति ना अपनी ब्रांडिंग पर काम कर रहा है, नोबेल पीस पुरस्कार के लिए अपने आप को नामित करने की सोच रहा है। ये वो प्राणी है जिसने सीरिया के उस व्यक्ति को, जिस पर $10 मिलियन का इनाम था, उस व्यक्ति को इसने पूरी तरह से सब चार्जेस से मुक्त कर दिया है, सैंक्शन से फ्री कर दिया है। यानी कि व्यापारी ट्रंप ने अपने व्यापारिक हितों के लिए दुनिया में कुछ भी करो टाइप से वो छूट दे दी है। ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ कि अगर भारत में आकर के कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार को सही बताने लगे कि नहीं भ्रष्टाचार सही है, फिर तो मैं सारी परमिशन दे देता हूं, तो इसने भ्रष्ट आचरण की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। और इसका पीछे उद्देश्य केवल यह है कि अमेरिकी हितों के लिए या फिर इसके धंधे के लिए सब चीजें सही रहनी चाहिए। कतर से इस आदमी ने 3400 करोड़ रुपए का विमान ले लिया, 3400 करोड़ रुपए का विमान ले लिया, और कतर का जो राजा है वो इनके सामने चप्पल पहन के बैठा रहा। इसको याद दिलाया गया लोगों के द्वारा कि यार तुमने एक बार जेलेंस्की से तो ये पूछ लिया था कि सूट वूट नहीं है क्या, पत्रकारों ने पूछ लिया था। अब नहीं कहोगे क्या राजा यहां पे चप्पल बैठा है, क्योंकि तुमको 3400 करोड़ का जहाज जो दे दिया है, 1.2 ट्रिलियन का तुम्हें इसने व्यापार जो दे दिया है। तो व्यापारी ट्रंप को भारत को यह बताना होगा कि इसके लिए केवल व्यापार ही सर्वोपरि है, इसके साथ किसी प्रकार की मित्रता नहीं है। मित्रता नहीं है तो हमें इसी तरह का इसे ट्रीटमेंट देना और इसके प्रयासों में ट्विटर जैसी चीजों को, ट्रुथ जैसे प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट नहीं होने देना है जिसका यह लाभ उठा रहा है। खैर, एक एक करके विश्लेषण करते हैं कि हम भारतीय आफ्टर ऑल इससे इतने खिन्न क्यों हुए। पहले तक तो हम सब सही थे, अब अचानक हमारे साथ हुआ क्या। ये जब दूसरी बार सत्ता में आया ना, तो दूसरी बार सत्ता में आया तो ऐसा लग रहा है कि इसको जो गोली लगनी थी वो बच गई थी, इसके लगी नहीं थी। तो इसका एकदम इसको लग रहा है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है और मैं अब अमेरिका के लिए ईश्वर के अवतार में आया हूं, क्योंकि मैं मौत के मुंह से बच के आया हूं। उस दिन के बाद से इसने दुनिया में जो तांडव मचाना शुरू किया है, दुनिया का शायद ही कोई देश होगा जो ट्रंप को ना जानता हो, नंबर 1, और ट्रंप की वजह से तनाव में ना रहता हो, क्योंकि ये कुछ भी करने की स्थिति में रहता है। हां, इससे खुश वो लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है। जैसे नॉर्थ कोरिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रंप क्या सोचता है, पाकिस्तानियों को कोई खाक फर्क नहीं पड़ता कि ट्रंप ये होता क्या है, ये ट्रेड टैरिफ बैरियर होता क्या, अच्छा ट्रेड करते भी हैं क्या, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। बांग्लादेशियों को फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब ही नहीं है, खैरात में पलने वाले देश हैं। लेकिन जिसके पास थोड़ी बहुत कुव्वत है, जिन देशों के पास अपनी इकोनॉमी है, उसको इसने मतलब पूरी तरह से छेड़ करके रख दिया है। ठीक है साहब, हमारे साथ इसने शुरुआत करी सबसे पहले, और यह बात इसीलिए भारत के लिए अब ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि भारत सरकार को अब कम से कम स्टैंड लेने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। क्यों खड़ा होना पड़ेगा, उसके पीछे तार्किकता को हम प्रामाणिकता के साथ लेकर चल रहे हैं। महाशय जैसे ही आते हैं, सबसे पहले इलीगल इंडियंस को हथकड़ी लगाकर भारत भेजते हैं। यह केवल और केवल इसका मीडिया स्टंट था, दुनिया के सामने अटेंशन प्राप्त करना कि मैं किसी का सगा नहीं हूं। जिनको मैं मित्र कहता था, प्रधानमंत्री को मित्र कह कह करके, मतलब हमारे प्रधानमंत्री की जो भी साख थी ना, सोशल मीडिया पर जो इमेज थी, उस इमेज को जितना इस व्यक्ति ने नुकसान पहुंचाया है, शायद ही किसी ने पहुंचाया होगा। मतलब इस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री की जितनी भी सोशल मीडिया पर फुटेज थी, जैसे मतलब शुरुआत में क्या हुआ था, अगर आपने इलेक्शन कैंपेन्स देखे हों पिछले वाले, जब 2024 के लोकसभा चुनाव जब हुए थे, उस समय कांग्रेस ने भी कुछ इस तरह से प्रचार करने का शुरुआत किया था कि प्रधानमंत्री से डरते नहीं हैं हम।
प्रधानमंत्री से डरते नहीं हैं हम, इस तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा था कि प्रधानमंत्री से हम नहीं डरते। अच्छा, वास्तविकता भी है प्रधानमंत्री से डरना नहीं होता है। प्रधानमंत्री आप सबके प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, जनता के द्वारा इलेक्टेड प्रतिनिधि हैं, लेकिन उनके खिलाफ इस तरह का नैरेटिव बिल्ट किया गया था कि प्रधानमंत्री से नहीं डरते। अब वो जो डर वाली इमेज है ना, क्योंकि प्रधानमंत्री को हमेशा एक रूड चेहरे में दिखाया गया है, तो ट्रंप ने असल मायने में प्रधानमंत्री के उसी इमेज को हैम्पर करने के लिए ये सारे टैक्टिक्स अपनाए। उसके पास ये तरीका था कि कैसे इंडिया का पूरा अटेंशन खुद पर शिफ्ट करना है। प्रधानमंत्री अगर 145 करोड़ की आबादी के देश के प्रधानमंत्री हैं, तो कैसे एक 30-35 करोड़ की आबादी का राष्ट्रपति उनकी इमेज के ऊपर भी खुद को आगे लेकर चला जाए। बोले मुझे यह खेल खेलना है। तो सबसे पहले भारत के साथ मित्रता का नाम दिखाकर भारतीयों को हैंडकफ्स के साथ भारत भेजा गया। इससे समस्त भारतीय उद्विग्न हुए। और भारत कहां रह गया कि हम तो साहब रिश्ता निभाने वाले देश हैं, हम वो देश हैं जिसने एक बार मित्रता निभा ली, लास्ट तक निभाते हैं। हम कुछ बोले नहीं, हमने कहा ट्रंप कर रहे हैं, उनको अपने देश के लिए कुछ करना है, सही कर रहे होंगे। हमने उनके इस फैसले का वेलकम किया। हमने जो हमारे देश के अंदर भारतीय आए जो कि वास्तविकता में गलत तरीके से गए थे, हमने अपने आप को कानूनी तरीके से समझाया कि ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है, ये अपने लोगों को भेज रहे हैं, तो हम इनको आने देते हैं। प्रधानमंत्री तब भी विचार करते रह गए, कोई बयान नहीं आया। लेकिन जिस तरह की ये हरकतें कर रहा था, प्रधानमंत्री मिलने खुद पहुंचते हैं कि हाँ भाई साहब, आप राष्ट्रपति बन गए हो, मैं आता हूं मिलने के लिए। हो सकता है कि आपके मन में यह रहा हो कि मैं आपके चुनाव प्रचार में नहीं आ पाया, क्योंकि इस वजह से हमारे देश की पॉलिटिक्स भी प्रभावित होती है। इस बार हम आपके चुनाव में नहीं आ पाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री जी पहुंचते हैं, इस महानुभाव को पता है कि वो मिलने आ रहे हैं। इसको यह पता है कि इंडियंस इन सब चीजों को ऑब्जर्व करते हैं कि गेट तक लेने आए कि नहीं आए। मतलब छोटू मोटू टाइप के लोग जो आ रहे हैं, मतलब यूक्रेन का राष्ट्रपति आ रहा है, उसको तो तुम गेट तक लेने आ रहे हो, और प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो तुम गेट पर दिखाई नहीं दे रहे हो। क्योंकि उसको ना इंडिया का पूरा सोशल मीडिया नैरेटिव पकड़ में आ गया है कि इंडिया के लोग कहां कहां, क्योंकि उसको पता है ना, इन लोगों का आत्मसम्मान बिल्कुल हाथ में लिए घूमते हैं, ये हल्का सा हिलाओ तो गिर जाता है। तो ऐसे में ये लोगों को छेड़ना जानता है। अब तो ऐसे में इंडियंस को, अच्छा देखा तुम्हारा प्रधानमंत्री को मैं गेट पर लेने नहीं आया, तो इंडियंस को उस समय बड़ा टीज किया। और प्रधानमंत्री पहुंचने वाले थे, उससे पहले ही हमको टैरिफ किंग की उपाधि दे दी कि इंडिया जो कि सबसे बड़ा टैरिफ लगाता है, और मैं उस देश के साथ टैरिफ के ऊपर इस तरह की वार्ता रखना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं। मतलब प्रधानमंत्री जिस इमेज को बनाने के लिए जा रहे थे, भाई हमारे देश का प्रधानमंत्री जा क्यों रहा था? क्योंकि वो यहां बताना चाहते थे कि देखो भाई, मेरा मित्र राष्ट्रपति बना है। भाई हो सकता है उसके अंदर थोड़ी इतनी शिष्टाचार हो कि वो कम से कम इस बात का ख्याल रखे। इन भाई साहब ने उठा करके टैरिफ बम डाल दिया। मतलब हमारी न्यूज में प्रधानमंत्री की फिर से जो सोशल मीडिया पर पहचान बननी थी वो नहीं बनने दी। साथ ही साथ इस व्यक्ति ने एक और धमकी भरा पत्र दुनिया में जारी कर दिया, और वो ये था कि जो देश ये सोचते हैं कि वो डॉलर के खिलाफ डी डॉलराइजेशन कर देंगे, उन पर मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा। यानी कि अगर आप ये सोचते हो, क्योंकि असल में क्या था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनके बीच में एक चर्चा चल रही थी। ब्रिक्स कंट्रीज हैं ये। इनका मानना था कि हम लोग डॉलर को हटाते हैं और उसकी जगह अपनी लोकल करेंसी में व्यापार करते हैं, ताकि डॉलर पर डिपेंडेंसी खत्म होगी और हम लोग दुनिया में सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन जैसे इनको यह बात पता चली, इन्होंने कहा 100% टैरिफ लगा दूंगा। मेरा मानना यह है कि अब 100% टैरिफ से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबको इसने 100% टैरिफ का डर तो दे ही दिया था। चाइना तो 145 का बुखार झेल कर आया है और पता भी चल गया। अब राइट टाइम है, क्योंकि यह खुद भी डर चुका है। अब यह टैरिफ खेलेगा नहीं। ऐसे में अब आवश्यकता है कि ब्रिक्स नेशन इकट्ठे हों और डी डॉलराइजेशन पर प्रयास करना। यह स्पष्ट संदेश था भारत के लिए। भारत ने फिर अपनी तरफ से फिर अरे अरे अपना मित्र है, मित्र खफा है, कोई बात नहीं, चलो हम मित्रता निभाते हैं। और भाई साहब, हम मित्रता निभाने के नाम पर बोल दिए कि नहीं नहीं, हमारा कोई भी डी डॉलराइजेशन का प्लान नहीं है। इंडिया हैज नेवर बीन फॉर डी डॉलराइजेशन। हम कभी भी डी डॉलराइजेशन के प्लान में नहीं थे। इंडिया फिर से यहां से कट लिया कि हम सर डी डॉलराइजेशन के प्लान में नहीं थे। प्रधानमंत्री जी यहां पहुंचते हैं, लेकिन इसको तो पता नहीं क्या था कि इसे कुल मिलाकर भारत की मीडिया में छाए रहना था। इसका पूरा उद्देश्य सेट था। तो ऐसे में ये भाई साहब, मतलब भारत के प्रधानमंत्री से मिलने से पहले ही रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में बयान दे देता है कि मैं भी भारत पर उतना ही टैरिफ लगाऊंगा। मतलब भारत के प्रधानमंत्री वहीं खड़े हुए हैं, वहीं पर उनके सामने बोल देता है कि देखो, इंडिया जो है वो हमारे साथ में बहुत हाई टैरिफ लगाता है। मतलब अक्सर ये होता है
कि जब आप किसी देश के साथ होते हो तो ये कम से कम ख्याल रख रहे होते हो कि इस समय शिष्टाचार में रहेंगे, बाकी बातें बैकडोर में चलती रहेंगी, फिर नेगोशिएशन टेबल पर आ जाएंगी। इसको तो पूरी तरह मीडिया अटेंशन ग्रैब करना, और ग्रैब करते करते इसने जो बयान दिए, और थोड़े दिन बाद तो ये पूरी की पूरी लिस्ट निकाल लाया। इंडिया को नाम दे दिया कि वेरी वेरी हाई टैरिफ, इंडिया इज ए टैरिफ किंग, और भारत को टैरिफ किंग नाम से नॉमिनेट कर दिया। जबकि जब इसकी टैरिफ की लिस्ट आई उसमें हम काफी नीचे थे, लेकिन इंडिया को इसने टैरिफ किंग नाम दे दिया। बाद में जब सब कुछ बीच का सेटलमेंट चलने लगा तब इसने कहा 26% टैरिफ लगाऊंगा फिलहाल तो मैं इंडिया के ऊपर, बाकी फिर बाद में देखा जाएगा। कुल मिलाकर के इंडिया को चाहे फिर वो भारतीयों को वापस भेजना हो, या रेसिप्रोकल टैरिफ के लिए धमकाना हो, या फिर डीडॉलराइजेशन के नाम पर भारत को ट्रीट करना हो, और ज्यादा नहीं तो भारत के समेत दुनिया के सभी देशों को एक जैसा ट्रीट कर देना हो, लेकिन चाइना के सामने खुद झुक जाना हो। क्योंकि चाइना को इसने पहले अपने ईगो पॉइंट पर लिया। चाइना को कहा कि तुम पर बेटा 145% टैरिफ लगाएंगे, और भारत से कहा कि तुमको अगर टैरिफ नहीं चाहिए तो टेस्ला को इंडिया में बिना व्यवधान के आने दो। और भारत सरकार बड़े ही आसान तरीके से टेस्ला के लिए रास्ता बनाने लग गई। बजट में घोषणा होने लग गई कि हाँ हाँ आने दीजिए, ईवी व्हीकल्स के ऊपर हम टैरिफ नहीं लगाएंगे। इनने कहा कि हम अपना स्पेस सैटेलाइट लेकर के आएंगे, वो सैटेलाइट का जो इनका स्टारलिंक चलता है, हाँ हाँ लाने दीजिए, हम अपनी तरफ से अंबानी को बोल देंगे, मित्तल को बोल देंगे, वो पुलक पावने बिठाकर खड़े रहेंगे। अंबानी को तो आज ढोक देने बुलवा ही लिए थे ये वहां पर कि आओ बेटा थोड़ा दर्शन पाके जाओ हमारे, तो अंबानी पहुंच भी गए। तो कुल मिलाकर के इस व्यक्ति ने भारत का जो मतलब एक तरह से कहते हैं ना मिक्सचर ग्राइंडर वाला हाल किया है। इससे हम देशवासी बुरी तरह से स्तब्ध हैं। मतलब असल में बुरा यह लग रहा है कि भारत को ना नहीं चाहिए व्यापार। मतलब अगर हम इसके साथ व्यापार नहीं करेंगे तो हमारे पास अल्टरनेटिव रास्ते बहुत सारे हैं, हम सरवाइव कर जाएंगे। हमने दुनिया से कोई दुश्मनी मोल नहीं ले रखी है, लेकिन आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। एटमैक्स तुम यार सैंक्शन ही तो लगाओ, अगर कितने बड़े सैंक्शन लगा लोगे। तुम 1998 से ऊपर के सैंक्शन नहीं लगा सकते जब हमने न्यूक्लियर बम का परीक्षण किया था। लेकिन हाँ ये तय है कि तुम अगर सैंक्शन कर गए हमारे ऊपर तो बेटा डॉलर को उखाड़ फेंकने में हम ही झंडा उठाएंगे, ईरान को व्यापार में वापस से चढ़ाने में हम झंडा उठाएंगे, रशिया को फिर से उठाने में झंडा हम चढ़ाएंगे, और एशिया में तो बेटा तुम्हारा एशिया पैसिफिक में जीना हराम कर देंगे। हमको अब रिबेलियन चाइल्ड बनना पड़ेगा, हमें रिबेल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे हर चीज का फायदा उठाता चला गया। पता नहीं, इसको देख करके कई बार ऐसा लगता है ना जैसे कोई फिल्मों में देखते हैं कि साहब नेताजी को ब्लैकमेल करना हो तो ब्लैकमेल करने के लिए उनका कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट अपने पास रख लो। ये इस तरह की हरकत भारत के साथ किए जा रहा है। मतलब टेस्ला के केस में कि टेस्ला के लिए हम कह रहे हैं हाँ 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 प्लीज प्लीज आइए, फिर हम कह रहे हैं स्टारलिंक, अरे आइए ना अंबानी अडानी, अरे तुम सुनो बेटा, तुम अंबानी तुम भी जाओ बेटा, और ये एयरटेल वाले तुम भी जाओ, चलो तुम कहो, दोनों जाकर कहो, पहले तुम दोनों दुश्मन थे अब हैंडशेक करो, हैंडशेक करके कहो कि तुम्हारा इंटरनेट हम स्वीकार करेंगे। इस तरह की जो ये लोग हरकत करवा दी है ना इंडिया का जो वास्तविकता में जो लोकल सिटीजन है, जो हम समस्त भारतीय जिनके अंदर राष्ट्र भाव है, उन सबको एक बात की निराशा है कि हमारा देश इतनी स्ट्रांग तरीके से उठते हुए आ रहा था, किसी के सामने हमने अपने आप को इतना क्यों सरेंडर कर दिया? हमें नहीं करना था। और हम अगेन आप सबके माध्यम से भी, और निश्चित ही आप कमेंट बॉक्स में जब सेशन पूरा हो जाए अपनी राय अवश्य दीजिएगा कि क्या हम सब लोग इस बात के लिए वाकई में खुश हैं जो भारत के साथ ये हो रहा है, या हम ऐसा होते हुए देखना चाहते हैं? अरे 2 साल और तरक्की रुक जाएगी। अरे हम मान लिए 2047 में नहीं बन पाएंगे विकसित राष्ट्र, 57 में बन जाएंगे, लेकिन कम से कम खुददार बन के तो बनेंगे। खुददारी और कुछ नहीं तो अफगानिस्तान से ही सीख लो यार, जिन्होंने तुमको 20 साल तक लटक के रखा और तुम्हें घर से बाहर निकाला धकेड़े दे करके, और आज बैठ करके फिर से तालिबान शासन में आ गया। कम से कम उन्हीं से सीख लो। हमको तो अब मैसेज भी अफगानिस्तान जैसे देशों से लेने पड़ रहे हैं कि खुददारी हो तो ऐसी। 20 साल तक बेचारे संघर्ष करते रहे। बेचारा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तुम सीरिया जैसे राष्ट्रपति को आतंकी से राष्ट्रपति डिक्लेयर कर देते हो तो हमें भी अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को फुल इज्जत देनी चाहिए। कुल मिलाकर के आज सवाल फिर से वहीं पर आकर खड़ा होता है कि भारत को अगेन अपने आप को एक नई दिशा देने का वक्त आ गया है। कुछ कठोर फैसले लेने होंगे। भारत बोलने वालों का देश रहा है, तो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विदेश मंत्री अब बैकडोर चैनल से बात ना करें, उसे भी सोशल मीडिया से समझ में आता है तो सोशल मीडिया से ही समझाया जाए। हम समस्त वो भारतीय हैं जो हमारे एक प्रधानमंत्री के कहने पर एक समय का भोजन छोड़ दिए थे, जय जवान जय किसान का नारा लगा करके। और अब अगर हम जय जवान जय किसान और जय विज्ञान के साथ आगे बढ़ जाएं
तो वो दिन दूर नहीं, 10 साल के अंदर भारत फिजा पलट देगा। भारत के युवाओं के अंदर अब इतना ज्यादा जनजागरण हो चुका है, उनके अंदर भारत के प्रति जो भाव है वो इस स्तर का डेवलप हो चुका है कि अब वो कुछ करना चाहते हैं, आत्मसम्मान से जीना चाहते हैं। भारत का अगर संदेश पाकिस्तान के लिए है कि खून और सिंधु का पानी एक साथ नहीं बहेगा, हिंदुओं भारत के अंदर जो देशवासी हैं जिनका धर्म पूछकर तुमने कत्ल मचाया था, ना तो वो चलेगा और ना ही सिंधु का पानी बहेगा। बिल्कुल वैसे ही अब आत्मसम्मान के साथ व्यापार भी नहीं होगा। अब यह संदेश भी भारत को स्पष्ट और बोल्ड लेटर्स में क्लियर एंड लाउड अमेरिका को सुना ही देना चाहिए। बाकी आप सब लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि भारत ने अमेरिका के साथ बड़ा व्यापार किया है, जिसके साथ आप पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं। पाकिस्तान $7 बिलियन का कुल व्यापार करता है, भारत $120 बिलियन से अधिक का व्यापार करता है। ऐसे में भारत और पाकिस्तान को बराबर करने की यह हिमाकत ना करे। भारत वो है जिसने पोखरण परमाणु बम परीक्षण किया, क्लिंटन धमकाता रह गया, चाहे सैंक्शंस हम पर लगाए गए, लेकिन हम नहीं झुके। अमेरिका में भारत के खिलाफ खूब प्रतिरोध हुआ, लेकिन भारत नहीं रुका। भारत कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान को जब पटखनी दे रहा था, उस विषय पर भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अमेरिका ने हमसे कहा कि आप आइए और हम आपके बीच मध्यस्थता कराएंगे। हमने कहा जब तक पाकिस्तान के पास 1 इंच हमारी जमीन है, हम मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। भारत तब नहीं झुका यार इन लोगों के सामने, अब हम कैसे बात कर सकते हैं। तो ऐसे में भारत को आवश्यकता है, जब वो इतना तेजी से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है, 3rd लार्जेस्ट बाई 2028 बन जाएगा, तो हमें अपने स्टैंड कुछ क्लियर करने होंगे और इन्हें मुंहतोड़ जवाब देना होगा।